हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटोमेनिक द मैकेनिकल क्लब। आज हम आरएसी के सब्जेक्ट की एक दूसरी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में जो सबसे पहला मेथड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो इसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होएगी। वो वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगी। आइए हम इसको देख लेते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में चार जो है प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं हमारे पास। एक पार्ट होता है इवोपरेटर, उसके बाद आता है हमारे पास कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद आएगा हमारे पास कंडेंसर, कंडेंसर के बाद आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंशन वेल्व। ये जो रिजर्वोयर है इसका भी फंक्शन होता है, लेकिन प्रिंसिपल पार्ट्स में नहीं काउंट होता ये। जैसे इसके चार प्रिंसिपल पार्ट्स है, वैसे ही जो है इसकी चार प्रिंसिपल प्रोसेसेस होती है, और इसकी प्रोसेस को समझने के लिए हम किसी भी पार्ट से इसकी वर्किंग शुरू कर सकते हैं। इसकी वर्किंग को हम शुरू कर लेते हैं इवोपरेटर से। देखिए दोस्तों, जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होएगा वो हमारे पास जो एक्सपेंशन वेल्व है, वो जब वहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलेगा और इवोपरेटर के अंदर जाएगा, तो उसके पास तीन कंडीशंस जो है फुलफ़िल होनी चाहिए ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए इवोपरेटर के अंदर। इवोपरेटर बेसिकली क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो इवोपोरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उसके अंदर कंडक्टिंग कोइल्स जो है प्रोवाइडेड होती है, उसके थ्रू जो है कंडक्टिंग कोइल्स के थ्रू हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है थोड़ी दूर तक, यहाँ तक जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा। इससे आगे जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट की वेपोराइजेशन होनी शुरू हो जाएगी और वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी कंडीशन क्या है कि जो इवोपरेटर का इनलेट है वहाँ पे रेफ्रिजरेंट किस कंडीशन में होना चाहिए, जो वहाँ पे रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। लिक्विड स्टेट में जो है रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, और उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। अब ये जो टेम्परेचर है वो कितना लोअर होएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो इसके पीछे एक्सपेंशन वेल्व लगी हुई है उसके आउटपुट पे कितना प्रेशर डाउन होएगा। क्योंकि हमें पता है, इससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन होता है। फॉर ए पर्टिकुलर प्रेशर, अगर हम एक पर्टिकुलर प्रेशर पे किसी चीज़ का फेस चेंज करना चाहते हैं तो उसका एक सैचुरेशन टेम्परेचर हमें मिलता है। अगर हम उस पर्टिकुलर प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और उस पर्टिकुलर प्रेशर को अगर हम कम कर देते हैं तो जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है। तो ये वाला जो प्रिंसिपल आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, इसका एक पीएच डायग्राम्स के थ्रू जो है हम उसको समझते हैं, वो हम अगली वीडियो में इसको समझ लेंगे। लेकिन जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि जो इवोपरेटर का इनलेट है, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट अवेलेबल होएगा उसका टेम्परेचर वो टेम्परेचर होएगा, एक तो लोअर टेम्परेचर तो होना ही है, लेकिन कितना लोअर होएगा, जो प्रेशर किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो एक्सपेंशन वेल्व का जो आउटलेट है हमारे पास, एक्सपेंशन वेल्व का जो आउटलेट होता है, यहाँ पे जो एक्सपेंशन वेल्व का जो आउटलेट है वहाँ पे जो प्रेशर हमारा एक मेंटेन हो जाएगा, लोअर प्रेशर, एक फिक्स प्रेशर हमें मिल जाएगा, लोअर प्रेशर, और उस लो प्रेशर साइड को हम इवोपरेटर प्रेशर भी बोल देते हैं। उस लो प्रेशर पे उसका एक पर्टिकुलर जो होएगा सैचुरेशन टेम्परेचर मिल जाएगा हमें। जो वो सैचुरेशन टेम्परेचर होएगा वो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसके एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है उससे वो वाला जो टेम्परेचर होगा सैचुरेशन टेम्परेचर वो कम होएगा। तो ये वो टेम्परेचर है जो हमें रेफ्रिजरेटर स्पेस में या जो कूलिंग स्पेस है जिस टेम्परेचर को हमने मेंटेन रखना है, ये वही वाला टेम्परेचर होता है जो हम इवोपरेटर के अंदर मेंटेन रखते हैं। तो ये जो कौन सा टेम्परेचर होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, किस प्रेशर पे, जो एक्सपेंशन वेल्व के आउटलेट पे प्रेशर हमें मिल चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें सैचुरेशन टेम्परेचर ही क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ से जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा इवोपरेटर के अंदर, सैचुरेशन टेम्परेचर पे हमें पता है फेस चेंज होना शुरू हो जाता है, और जब सैचुरेशन टेम्परेचर पे वो पहुँच जाएगा तो फेस चेंज होने के लिए उसको हीट चाहिए। इवोपरेटर में आने के बाद जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। इवोपरेटर में हमने कूलिंग स्पेस प्रोवाइड कर रखा है, इसके अंदर जो हम कुछ भी सामान रखेंगे उसकी अपनी हीट होगी, वो अपना हीट लॉस करेगा, और जो रेफ्रिजरेंट है वो उस हीट को गेन कर लेगा। ये जो उस हीट को गेन करेगा वो कौन सी होगी, लेटेंट हीट। और जब हमें पता है लेटेंट हीट जब गेन होती है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होती है, ये वही टेम्परेचर है जो सैचुरेशन टेम्परेचर हमने मेंटेन रखा है इसमें इवोपरेटर के अंदर। उसी सैचुरेशन टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, लेटेंट हीट को गेन कर लेगा। अब लेटेंट हीट को गेन करने के बाद उसका फेस चेंज होना शुरू हो जाएगा। फेस चेंज के दौरान क्या होगा, जो थोड़ी दूर तक यहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा, यहाँ से इसका फेस चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेपर में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो सकता है, या तो आउटलेट जो है हमारा इवोपरेटर का वहाँ पे आके कंप्लीट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वो क्या हो सकता है कि मिडल में कहीं पे कंप्लीट वेपर्स उसके बन गए थे, उसके बाद भी उसने फर्दर क्या किया, उससे हीट एब्जॉर्ब कर ली, और वो वाली जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो कौन सी करेगा, सेंसिबल हीट। क्योंकि एक बार जब फेस चेंज हो चुका है उसका कम्प्लीटली, वो वेपर शेड में आ चुका है, तो उसके बाद भी वो क्या करेगा, हीट तो एब्जॉर्ब कर ही सकता है, क्योंकि
जो इवोपरेटर के अंदर जो हमारे पास सामान पड़ा है कूल करने के लिए, उसके पास तो हीट अभी भी है, तो वो उससे सेंसेबल हीट ले लेगा और वो क्या हो जाएगा, सुपर हीट जोन में चला जाएगा, क्योंकि ड्राई वेपर्स तो उसके यहाँ मिडल में बन चुके थे और आगे भी वो अगर हीट एब्जॉर्ब करता है इस रेंज में तो वो सुपर हीट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो वेपर्स है हमारे आउटलेट में आ जाएंगे और अभी भी इसकी जो प्रेशर है वो क्या है, लोअर प्रेशर साइट है, और जो टेम्परेचर है वो क्या हो चुका है, थोड़ा राइज़ हो चुका है। उसने जो टेम्परेचर है, जो इस वाले सेक्शन में टेम्परेचर राइज़ हुआ था और यहाँ से यहाँ तक जो है टेम्परेचर क्या चला था, इसका कॉन्स्टेंट चला था। तो जब ये इसमें जाएगा कंप्रेसर के अंदर, अब कंप्रेसर का काम क्या है, आइसेंट्रोपिकली उसको कंप्रेस करना। अब हमें पता है जब आइसेंट्रोपिकली कोई चीज़ कंप्रेस होती है तो उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग्स के साथ, सराउंडिंग से कंप्रेसर के अंदर कोई हीट नहीं जाएगी, ना ही कंप्रेसर से बाहर सराउंडिंग में कोई हीट जाएगी। तो जो डी क्यू है इज इक्वल टू में ज़ीरो आ जाएगा। और कंप्रेसर क्या करेगा, इसके प्रेशर को राइज़ कर देगा, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, राइज़ हो जाएगा। प्रेशर राइज़ हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी राइज़ हो जाएगा। अब जब कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा तो वो किस तरह के रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो चुका है तो वो अभी भी वेपर स्टेट में, लेकिन उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो क्या हो चुका है, हाइयर हो चुका है। तो यही डिफरेंस है इस वाली साइट में। ये जो लो प्रेशर साइट थी वो कहाँ से कहाँ तक है, एक्सपेंशन वेल्व के आउटलेट से लेकर यहाँ से इवोपरेटर में गया, फिर कंप्रेसर के इनलेट तक, यहाँ तक तो थी हमारे पास लो प्रेशर साइड। उसके बाद हमारे पास हाई प्रेशर साइड शुरू हो जाती है। अब मैंने बताया था आपको कि जो इवोपरेटर का इनलेट है वहाँ पे 3 कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा वो तो एक लिक्विड स्टेट में तो होना ही चाहिए, और टेम्परेचर कम होना चाहिए, और उसका प्रेशर भी कम होना चाहिए। प्रेशर क्यों कम होना चाहिए, ताकि हमें इवोपरेटर प्रेशर पे रीच कर पाए। अब इसकी पहली कंडीशंस को हम देख लेते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। यहाँ पे जब आउटलेट पे निकला रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के बाद तो वेपर स्टेट में था। अब उसको लिक्विड बनाने के लिए हम दोबारा उसका फेस चेंज कराएंगे। फेस चेंज कराने के लिए हमें उसमें से लेटेंट हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, कंडेंसर। ये जो कंडेंसर है ये हमारे रेफ्रिजरेटर के बाहर भी आपने देखा होगा, ब्लैक कलर की कोइल्स लगी होती है और ये रेफ्रिजरेटर के पीछे ही लगी होती है। और ये किस टेम्परेचर में एक्सपोज्ड होता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नॉर्मल उस टाइम पे होता है, यानी कि टेम्परेचर जो है उस टाइम पे कांस्टेंट होएगा, जो कंडेंसर के बाहर का टेम्परेचर है। अब उस कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए एक पर्टिकुलर सैचुरेशन प्रेशर होएगा। ये जो सैचुरेशन प्रेशर है इसको बनाने का काम कौन करता है, कंप्रेसर। हम कंप्रेसर की रेटिंग इस तरह से लेते हैं कि हमें जो है प्रेशर कौन सा मिल जाए, सैचुरेशन प्रेशर। अब जब हमें एक बार सैचुरेशन प्रेशर मिल जाएगा तो हम इसको कंडेंसर में भेज देंगे। अब सैचुरेशन स्टेट पे हमें पता ही है क्या होता है, लेटेंट हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो जो लेटेंट हीट है कंडेंसर के अंदर, जो रेफ्रिजरेंट है वहाँ से लेटेंट हीट निकलेगी और ये किस में चली जाएगी, एनवायरनमेंट में। अब लेटेंट हीट को रिजेक्ट करने के बाद उसका फेस चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से देखिए फेस चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें डार्क ब्लू कलर में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में, लेकिन अभी भी इसका प्रेशर क्या है, हाई है। अब हम इसको किस में स्टोर कर लेंगे, रिजर्वोयर में। रिजर्वोयर एक ऐसा डिवाइस है जो कंटिन्यूस फ्लो बना के रखता है रेफ्रिजरेंट का। अब रिजर्वोयर में स्टोर होने के बाद ये जो है रिजर्वोयर से किसके पास जाएगा, एक्सपेंशन वेल्व। अब एक्सपेंशन वेल्व को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे 3 कंडीशंस पढ़ी थी। लिक्विड रेफ्रिजरेंट तो हमारा बन चुका है, उसके बाद जो इसमें प्रेशर हमें रिड्यूस करना है, इवोपरेटर प्रेशर के इक्वल लेके आना है, क्योंकि अभी जो है प्रेशर हाइयर प्रेशर है कंप्रेसर से जब बाहर निकला है। यहाँ पे जो इनलेट है यहाँ पे हमें लोअर प्रेशर मेंटेन रखना है और टेम्परेचर भी लोअर। तो इस ये जो काम है, ये 2 काम कौन करेगा, ये करेगा एक्सपेंशन वेल्व। एक्सपेंशन वेल्व आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। ये एक आइसन इंथैल्पी प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें आइसन इंथैल्पी नहीं, कॉन्स्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस होता है, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब वही है जैसे कंप्रेसर में था, बाहर से इसके अंदर हीट नहीं जाएगी, ना ही इसके अंदर से बाहर कोई हीट जाएगी। और इसमें जो एक्सपेंशन होता है वो कॉन्स्टेंट इंथैल्पी पे होता है, और जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, इसमें ड्रॉप हो जाता है, सडन ड्रॉप ऑफ प्रेशर। और जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है, जब आप इसका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम देखेंगे तो जो अपना इसमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है कंप्रेसर के लिए तो सेम आइडल ऑपरेट होएगा, यानी कि जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहेगी जब ये कंप्रेशन होएगा। लेकिन जब एक्सपेंशन होता है तो एंट्रोपी जो है स्लाइटली राइज हो जाती है। आगे मैं आपको पीएच इसमें टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में दिखाऊंगा। जो एंट्रोपी राइज होती है वो होती क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, हमें पता है इसमें रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, एक हमारा रियल फ्लूइड है, क्योंकि आइडियल फ्लूइड कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये रियल फ्लूइड है। और रियल फ्लूइड के अंदर हमें पता है विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी के कारण उसके इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन होएगा, जिसके कारण उसकी हीट जनरेट होएगी। और एक और रीज़न है हीट जनरेशन का, जो हमारा वेल्व का मटेरियल है उसके साथ जब वो टच होके जाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स हाई स्पीड में, तो भी फ्रिक्शन जनरेट होएगा।
और उसके साथ हीट जनरेट हो जाएगी। तो ये वाली जो हीट जनरेशन है क्यू जी, ये किसके कारण हो रही है? इंटरनल हीट जनरेशन। यहाँ पे हमने कोई बाहर से हीट नहीं दी और ना ही ये वाली हीट बाहर जाने वाली है। इस इंटरनल हीट जनरेशन के कारण क्या होगा, जो कुछ पार्टिकल्स हैं, जो हमारे रेफ्रिजरेंट के कुछ पार्टिकल्स हैं जो एक्सपेंशन वेल्व के आउटलेट तक पहुँच गए हैं, यानी कि उसका जो प्रेशर है, हमें पता है आउटलेट पे प्रेशर लो हो जाता है, वो प्रेशर पे टेम्परेचर तो वैसे क्या होना चाहिए था, सारे पार्टिकल्स का कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता भी है, सारे पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम होता है। लेकिन ये जो हीट जनरेट हुई है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो उसके वॉल के साथ होता है, एक्सपेंशन वेल्व की वॉल के साथ जो प्रेजेंट होते हैं, उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, मैं आपको बता रहा, जो पार्टिकल्स एक्सपेंशन वेल्व की वॉल के साथ जो कनेक्टेड है, उनका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, स्लाइटली राइज हो जाता है, और इस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है जो उस पर्टिकुलर प्रेशर पे, किस पर्टिकुलर प्रेशर पे, जो एक्सपेंशन वेल्व के आउटलेट पे लो प्रेशर क्रिएट किया हमने, PL लो प्रेशर, उस पर्टिकुलर प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर होएगा, वो सैचुरेशन टेम्परेचर रीच हो जाएगा। किसके कारण? टेम्परेचर राइज होने के कारण। टेम्परेचर राइज किसके कारण हुआ? जो उसमें हीट जनरेट हो रही थी, जो मैंने 2 रीज़न आपको बताए। और ये हर पार्टिकल्स के साथ नहीं होता, ये बहुत माइनर पार्टिकल्स होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। अब वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस पार्टिकल्स का क्या होता है, वेपर की फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है, अगर हम इसको इवेपोरेटर में भेजते हैं तो क्या हमें बेनिफिट है या बेनिफिट नहीं है, इसका कुछ डिसएडवांटेज क्या क्या है, ये हम आगे की साइकिल्स में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे देख लिया कि कुछ पार्टिकल्स का क्या हो जाता है, इवेपोरेशन पहले हो जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन है वो लिक्विड में ही रहता है। तो हमारे पास कंडीशंस तीनों की तीनों रीच हो चुकी है। टेम्परेचर भी लोअर मिल गया हमें इवेपोरेटर के इनलेट पे, प्रेशर भी लो मिल गया हमें, और उसके बाद लिक्विड रेफ्रिजरेंट तो हमें यहीं पे मिल गया था कंडेंसर के बाद। तो फिर उसके बाद ये किस में जाएगा, इवेपोरेटर के अंदर, फिर दोबारा से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, किस प्रेशर पे, इवेपोरेटर प्रेशर पे, यानी कि लोअर प्रेशर पे, और ये वाली साइकिल हमारी रिपीट हो जाएगी दोबारा से। आइए अब हम इसमें देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो सारे जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है सारी लिखी हुई है। सबसे पहला प्रोसेस आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो प्रोसेस को, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन से मैं शुरू कर रहा हूँ इसमें। आइसेंट्रोपिक का मतलब DQ इक्वल टू में 0, प्रेशर राइज कर देता है, टेम्परेचर उसका राइज हो जाता है, रेफ्रिजरेंट का एंथैल्पी भी राइज हो जाती है। फिर सेकंड नंबर पे हम किस में पूछते हैं, कंडेंसेशन में, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, P इक्वल टू में कांस्टेंट, और जो इसमें रिजेक्शन होगी वो क्या हुआ, लेटेंट हीट की रिजेक्शन होगी। टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें पता है, लेटेंट हीट जब रिजेक्ट होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और जो फेस चेंज होएगा वो वेपर टू किस में हो जाएगा, लिक्विड में, वेपर से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने। इसके बाद हम तीसरा प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। रिजर्वोयर अपना मेन कंपोनेंट नहीं है, जो मेन कंपोनेंट है उसी के प्रिंसिपल प्रोसेस होते हैं। उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट हमें था एक्सपेंशन वेल्व, उसका प्रोसेस क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। DQ इक्वल टू में 0, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि जो ये DQ है ये किसकी बात हो रही है, और जो वो इंटरनल हीट जनरेशन हुई थी, वो नाम से पता लग रहा है इंटरनल हीट जनरेशन, उसमें सिस्टम से बाहर कोई हीट नहीं गई, ना ही बाहर से अंदर आई है, उसमें इंटरनली जनरेट हुई थी। प्रेशर क्या होता है, एक्सपेंशन वेल्व में डाउन हो जाता है, सडन टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, और इंथैल्पी कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस होता है, जो यह हमारा एक्सपेंशन वेल्व वाला प्रोसेस होता है। इसके बाद हम जो मैंने ये थ्योरी बताई कि जो हीट जनरेशन थी, एक विस्कोसिटी के कारण और एक उसका मोलिकुलर फ्रिक्शन के कारण विद द वॉल ऑफ एक्सपेंशन वेल्व। उसके बाद आप ये फार्मूला देख सकते हैं, जब इंटरनल हीट जनरेट होएगी, DQ राइज करेगा, तो जो हमारा एंट्रोपी है वो भी क्या करेगा, राइज कर देगा। आप इसमें देख पाएंगे अभी अगला जो डायग्राम आएगा, टेम्परेचर एंट्रोपी। उसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं हम, ड्यू टू प्रेशर लिक्विड, यहाँ पे लो प्रेशर आएगा, ड्यू टू लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड ड्यू टू हीट जनरेशन। ये वही बात है जो मैंने बताया था कि एक तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर जोन में उसको बस थोड़ा सा टेम्परेचर राइज चाहिए होता है, क्योंकि हमें पता है लो प्रेशर होएगा तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी लोअर होएगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो एक्चुअल में उससे भी ज़्यादा लोअर होता है सैचुरेशन टेम्परेचर से। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, हीट जो जनरेट हो रही है उससे हीट लेकर टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है उनका, और सैचुरेशन टेम्परेचर तक रीच कर जाते हैं, किस पर्टिकुलर प्रेशर के रिस्पेक्ट में, जो अपना आउटलेट है एक्सपेंशन वेल्व के। और एक बार रीच करने के बाद उनका फेस चेंज हो जाता है, कुछ वेपर्स पहले बन जाते हैं इवेपोरेटर में जाने से पहले। आइए हम जिसका देख लेते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। इसके बाद एक और प्रोसेस हमारे रह गया, कांस्टेंट प्रेशर इवेपोरेशन। ये वही है कि कांस्टेंट प्रेशर पे लेटेंट हीट गेन करेगा रेफ्रिजरेंट, इवेपोरेटर में जाके टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब लेटेंट हीट गेन करता है, और फेस किस में चेंज होएगा, लिक्विड टू वेपर में। यहाँ पे देखिए एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ये मैं आपको साइकिल के साथ बता दूंगा, जो मैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बताऊंगा, कि ज़रूरी नहीं है कि कंडेंसर और इवेपोरेटर में लेटेंट हीट का ही एक्सचेंज हो। अगर हमने उसको ज़्यादा टाइम तक उसमें फ्लो बना के रखा तो क्या करेगा वो, एक बार कम्प्लीटली कन्वर्ट होने के बाद लिक्विड स्टेट में या वेपर स्टेट में
वो क्या करेगा और हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो सेंसिबल हीट में काउंट हो जाएगी, उससे उसका टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसका डायग्राम। ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाया हुआ है इसका। अब हम इवोपरेटर के अंदर से शुरू कर देते हैं। इवोपरेटर के अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट आया वो किस स्टेट में था, फोर स्टेट आपको दिख रहा होगा। ये हमारे पास सैचुरेटेड, ये वाली जो लाइन है ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है। और इसके बीच में अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं हमें पता है ये इसका मतलब क्या है, उसमें वेट वेपर है, यानी कि जो वेट रीजन भी है और वेपर रीजन भी है। और हमने बताया था कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाता है उसमें इवोपरेटर के अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाता है उसमें थोड़े से बहुत वेपर्स भी आ जाते हैं, जो एक्सपेंशन वेल्व वाला में मैंने फ्रिक्शन के कारण प्रोसेस बताया था, उस फ्रिक्शन के कारण जो है वो वेपर भी उसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये किस जोन में आ जाएगा, वेट वेपर जोन में। फोर्थ पॉइंट, जब इवोपरेटर के अंदर हमने भेजा तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो स्टेट 1 पे रीच कर देगा। और एंट्रोपी जो है उसकी राइज हो जाएगी क्योंकि वो हीट गेन कर रहा है, हीट गेन के कारण एंट्रोपी राइज हो जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद वो किस में चला जाएगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में हमें पता है हीट का एक्सचेंज नहीं होता, तो एंट्रोपी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी और प्रोसेस चलेगा हमारा 1 to 2। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो कंप्रेसर से बाहर निकलेगा वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, रेफ्रिजरेंट सेकंड स्टेट में आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जो कंप्रेसर से बाहर निकला है वहाँ पे जो प्रेशर होएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास P2 हो जाएगा। अब P2 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें जो रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर रहे हैं, हमने क्या देखा, उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो है हमारे पास T2 डैश। T2 डैश जो है हमारे पास उसका क्या है, टेम्परेचर है। लेकिन जो उसका टेम्परेचर हो चुका है कंप्रेसर में, हमें पता है टेम्परेचर भी राइज होता है, जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज होने के बाद T2 हो जाएगा। तो T2 डैश तक पहुँचना है, यानी कि टेम्परेचर का लॉस करना पड़ेगा। और टेम्परेचर का लॉस जब हम कंडेंसर में भेजेंगे, मैंने आपको वो लाइन बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि कंडेंसर में लेटेंट हीट का ही रिजेक्शन होगा। तो T2 से T2 डैश तक पहुँचने के लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको किस हीट का रिजेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ से जो हीट रिजेक्ट होएगी वो होगी हमारे पास सेंसिबल हीट। अब सेंसिबल हीट रिजेक्ट करने के बाद जब सैचुरेशन टेम्परेचर रीच हो जाएगा, यानी कि T2 डैश, एक बार T2 डैश रीच होने के बाद उसी टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, लेटेंट हीट का लॉस होएगा कंडेंसर में से। अब लेटेंट हीट लॉस करने के बाद कब तक होता रहेगा, जब तक वो लिक्विड स्टेट में नहीं आ जाता। हम मान लेते हैं कि कंडेंसर में एंड पॉइंट पे वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, पॉइंट 3 पे। अब इस स्टेट में आने के बाद वो रिजर्वोयर में कलेक्ट हो जाएगा और रिजर्वोयर के थ्रू हम उसको कहाँ भेज देंगे, एक्सपेंशन वेल्व में। और एक्सपेंशन वेल्व में हमने बताया था जो एक्सपेंशन होता है वो कॉन्स्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस होता है। 3 to 4 जो है इंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहेगी, आप इसको PS डायग्राम में दे सकते हैं। इंथैल्पी जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है 3 to 4। और जो प्रेशर है वो भी डाउन हुआ है P2 से, आप यहाँ से देखते हैं कि जो P3 से प्रेशर कहाँ पहुँच गया, P4। और ये जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है, P1 के इक्वल है, जो कि क्या है, इवोपरेशन प्रेशर है। और मैंने बताया था जो इंटरनल हीट जनरेशन के कारण जो उसकी एंट्रोपी है वो स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाती है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर वो प्रॉपर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता तो 3 2 यहाँ पर आ जाता, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं 4 डैश, यहाँ पे कहीं पे 4 डैश पे आ जाता है। लेकिन होता क्या है, इंटरनल हीट जनरेशन के कारण जो उसकी एंट्रोपी है वो स्लाइटली राइज कर जाती है। तो देखिए दोस्तों, आप PS डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 प्रेशर साइट है। ये लो प्रेशर साइट है इवोपरेटर के लिए, ये हमारे पास हाई प्रेशर साइट है, ये है हमारे पास कंडेंसर के लिए। कंडेंसर में कंप्रेसर के द्वारा जो है हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है प्रेशर 1 to P2, ये हमने कंप्रेसर के द्वारा क्रिएट किया है। देखिए दोस्तों, ये था हमारे पास जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उसका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। अब मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि इवोपरेटर में जो हीट का एब्जॉर्प्शन है वो लेटेंट हीट हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, जब हम इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट को भेजते हैं तो होता क्या है कि वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और इवोपरेटर की लेंथ, जो उसकी कोयल की लेंथ है वो इतनी ज़्यादा हमने रख रखी है कि वो कहीं बीच में ही जो है कम्प्लीटली वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एक बार वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इस पॉइंट पे, तो आगे और भी तो लेंथ इसको ट्रैवल करनी है, तो वो तो ट्रैवल करेगा ही, वो तो हीट तो उसको एब्जॉर्ब करनी है। अब वो हीट कौन से एब्जॉर्ब करेगा, सेंसिबल हीट। और हमें पता है जब सेंसिबल हीट एब्जॉर्ब होती है तो टेम्परेचर भी जो है उसका राइज हो जाता है। अगर मैं इसको आपको डायग्राम पे समझाऊँ, देखिए हमने इस पर यहाँ पे 4 to 1 प्रोसेस लिया था। हमने क्या मान के चला कि जो इवोपरेटर का जो एंड है उसका जो आउटपुट है वहाँ पे कम्प्लीटली वेपर की फॉर्म में आ चुका है, ड्राई वेपर की फॉर्म में। लेकिन अगर इवोपरेटर को हम थोड़ा और उसकी जो कोयल है लंबी कर देते कूलिंग स्पेस के अंदर, तो क्या होता,
ये जो पॉइंट 1 से कहाँ तक चला जाता, पॉइंट 1 डैश तक कहीं तक चला जाता, फिर हम उसको क्या करते, कंप्रेस करते। तो ये कुछ इस तरह से फॉलो होता। कंप्रेस करने के बाद जो है कुछ इस तरह से फॉलो होता। मैं दोबारा से बनाता हूँ, यहाँ पे आके रुक जाता कंप्रेस करने के बाद। फिर यहाँ से हमें उसका लॉस करवाना पड़ता है हीट का 2 डैश तक। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारे पास VCR सिस्टम, जो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो होता है उसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ अगली वीडियो के बारे में। इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत से कॉलेजेस में जो मैकेनिकल इंजीनियर से पूछ लेते हैं कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, अगर हम उसमें से कंप्रेसर हटा दें तो क्या वो वर्क कर पाएगा। बच्चे क्या जवाब देते हैं कि सर कंप्रेसर अगर हम हटा देंगे तो रेफ्रिजरेंट का फ़्लो ही नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका एक टेक्निकल आंसर है, इसका एक टेक्निकल हमें आंसर देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। क्योंकि अगर हम कंप्रेसर को हटा देंगे तो यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है, यहाँ पे जो है TL लोअर टेम्परेचर, और हमें पता है एनवायरनमेंट में हमारा हायर टेम्परेचर होता है TH। तो भी क्या होएगा, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ़्लो तो तब भी हो जाएगा। तो ये कोई करेक्ट आंसर नहीं है, आपको करेक्ट आंसर देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो मैं आगे अपलोड करूँगा कि अगर हम कंप्रेसर को हटा देते हैं तो क्या हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करेगा, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। तो इसमें आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में pH चार्ट था, उसमें एक डोम शेप की कर्व थी और अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग टेम्परेचर हमें मिलते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर। तो इसकी जो नॉलेज है आपको होनी चाहिए पहले से ही। तो ये सब जो मैं अब अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।